स्वागत। आज हम टोनी रॉबिन्स की बहुत ही मशहूर किताब अवेकन द जायंट विद इन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। एक लैंडमार्क बुक है ये पर्सनल डेवलपमेंट में। सही, हमारे पास ना इस किताब का एक काफी डिटेल्ड सार है, तो आज हम इसकी जो कोर आइडियाज हैं उन पर गौर करेंगे। तो आज का मिशन क्या है? मतलब हम समझना चाहते हैं कि टोनी रॉबिन्स खुद को बदलने के लिए क्या खास तरीके बताते हैं। राइट। कैसे कोई अपने अंदर की जो छिपी हुई ताकत है, तो जायंट विद इन, उसको जगा सकता है, अपनी लाइफ पर कंट्रोल कैसे पा सकता है। बिल्कुल यही सेंट्रल आइडिया है। किताब का निचोड़ देखा जाए तो यही है कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है, मतलब काफी सारा अनयूज्ड पोटेंशियल। हाँ, वो जो सोया हुआ शेर वाली बात। एग्जैक्टली। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग, अपनी फीलिंग्स, हेल्थ, फाइनेंस, इन सब पर फौरन कंट्रोल पाया जाए। इंस्टेंट कंट्रोल, ये टोनी का बड़ा फोकस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा आइडिया, फैसलों की ताकत, पावर ऑफ डिसीजंस। हाँ, ये तो फाउंडेशन है उनकी फिलॉसफी का। रॉबिन्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि हमारी किस्मत हालात से नहीं बनती, वो हमारे फैसलों से बनती है। बिल्कुल। सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो फैमिली में चलती आ रही हैं, जेनेटिक्स है। हाँ, कॉमन बहाना है ये। राइट। तो इस सोच को छोड़कर ये फैसला लेना कि नहीं, मैं अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लूंगी, ये एक फैसला है। हाँ, और ये सिर्फ बड़े लाइफ चेंजिंग फैसलों की बात नहीं है ना। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रोजमर्रा के जो छोटे छोटे फैसले होते हैं उनके बारे में भी है। वो मजबूत इरादे वाले फैसले लेने की आदत, वो छोटे छोटे चुनाव जो हम हर दिन करते हैं, वही असल में जुड़कर बड़ा फर्क लाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का फैसला, या जंक फूड की जगह हेल्दी खाने का फैसला, या किसी मुश्किल बातचीत को टालने की बजाय करने का फैसला। ओके। असल तरक्की तभी शुरू होती है जब कोई तय कर लेता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी लगे। फौरन कंट्रोल पाने का राज यही है, ये समझना कि अगला कदम हमेशा बस एक फैसले की दूरी पर है। और ये एहसास, ये बहुत पावरफुल होता है। सही कहा। और ये जो कंट्रोल का एहसास है, ये सीधे तौर पर हमारे विश्वासों से जुड़ा है, बिलीफ्स। बिल्कुल। अगला बड़ा पिलर, रॉबिन्स कहते हैं कि विश्वास हमारी जिंदगी के कंपस की तरह है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो सच हो या गलत। हाँ, ये जरूरी है। हमारा दिमाग सच और माने हुए सच में ज्यादा फर्क नहीं करता। तो अगर हमारे विश्वास हमें रोकते हैं, लिमिट करते हैं, तो जिंदगी भी वैसी हो जाती है, सीमित। हाँ। लेकिन अगर विश्वास हमें ताकत देते हैं, एम्पावर करते हैं, तो नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज अनलॉक होती हैं। जैसे कोई सोचता है मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूँ, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। बहुत कॉमन है ये भी। तो इस विश्वास को बदलने की जरूरत है, शायद इस सोच से कि मैं पैसों का मैनेजमेंट सीख सकता हूँ और इसमें माहिर बन सकता हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ सोचने भर से हो जाता है? मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई ये गहरे बैठे विश्वास बदलना बहुत मुश्किल काम है। रॉबिन्स इसके लिए क्या तरीका बताते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ओके। रॉबिन्स एक्चुअली उन विश्वासों को पहचानने, उन्हें चैलेंज करने और फिर बदलने के लिए एक पूरा प्रॉपर तरीका बताते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच। अच्छा। पहला कदम है उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना, लिखना, फिर उन पर सवाल उठाना, क्या ये वाकई सच है? इसका सबूत क्या है मेरे पास? कहाँ से आया ये विश्वास? क्या ये विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? और फिर पुराने विश्वास को एक नए एम्पावरिंग विश्वास से बदलना। लेकिन सिर्फ नया विश्वास बना लेना, क्या वो काफी है? नहीं, यही पॉइंट है। सिर्फ नया विश्वास सोचना काफी नहीं है। रॉबिन्स इस नए विश्वास को इमोशनली मजबूत करने पर बहुत जोर देते हैं। इमोशनली कैसे? उसे बार बार दोहराकर, उसके सच होने के सबूत ढूंढकर, उसे महसूस करके, विजुअलाइज करके, एक तरह से अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। ओके, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। हाँ, ये पर्सनल और वापस पाने जैसा है, क्योंकि आखिर में हमारे विश्वास ही तय करते हैं कि हम क्या करने की कोशिश भी करेंगे और क्या नहीं। वही हमारी दुनिया की सीमाएं तय करते हैं। तो ये जो विश्वास बदलने का मानसिक काम है, इससे जुड़ा हुआ है भावनाओं पर काबू पाना, इमोशनल मास्टरी। एग्जैक्टली। तीसरा बड़ा कंपोनेंट। रॉबिन्स का कहना है कि भावनाएं, इमोशंस, वो सिर्फ सिग्नल्स हैं, मैसेज हैं। एक्शन सिग्नल्स। भावनाओं की त्रय या ट्रायड ऑफ इमोशंस का सिद्धांत दिया है, जो मुझे तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ट्रायड बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 चीजें हैं जो मिलकर हमारी इमोशनल स्टेट तय करती हैं।
पहली फिजियोलॉजी, यानी बॉडी। हाँ, हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारा पोस्चर, हमारी सांस, हमारी मूवमेंट। सोचिए, अगर कोई कंधे झुकाकर बैठा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, तो जाहिर है उसका मूड भी डाउन होगा। बिल्कुल। और अगर वही इंसान सीधा तनकर खड़ा हो जाए, गहरी सांस ले, थोड़ा मूव करे, तो फीलिंग बदलेगी इंस्टेंटली। दूसरी चीज है फोकस। हमारा ध्यान कहाँ है? हम किस चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं? अगर हम लगातार उन बातों पर फोकस करते हैं जो गलत हो रही हैं, जो हमारे पास नहीं है, तो नेगेटिव फील करना तो लाजमी है। से व्हाट्स रॉन्ग पे फोकस। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उन चीजों पर लाएं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं या जो हमारे कंट्रोल में है, तो भावनाएं बदल सकती हैं। फोकस शिफ्ट, इमोशन शिफ्ट। और तीसरी चीज है लैंग्वेज, भाषा। शब्द जो हम यूज करते हैं। हम अपने अनुभवों को बताने के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी मुश्किल को तबाही या बर्बादी कहें, तो फीलिंग भी वैसी ही इंटेंस होगी। हाँ, लेकिन अगर उसी मुश्किल को चुनौती या सीखने का मौका, तो इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होगा। शब्द हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। तो ये है ट्रायड, फिजियोलॉजी, फोकस और लैंग्वेज। हाँ, और इस ट्रायड की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि आप इनमें से किसी एक को भी बदलकर फौरन अपनी इमोशनल स्टेट बदल सकते हैं। सिर्फ एक को? हाँ, ये पैसिवली महसूस करने की बजाय एक्टिवली अपनी भावनाओं को मैनेज करने का टूल है। मतलब अगर कोई लो फील कर रहा है तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल सकता है, सीधा खड़ा हो जाए, या अपना फोकस बदल दे, कुछ अच्छा सोचे, या उस सिचुएशन के बारे में बोलने के लिए अलग, ज्यादा पॉजिटिव शब्द यूज करे। और नतीजा इमोशंस में फौरन बदलाव महसूस होगा। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है कि आप अच्छा महसूस करेंगे, ये एक्टिवली अच्छा महसूस करने का तरीका है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या सिर्फ सीधा खड़ा होने से गहरी उदासी या बहुत ज्यादा गुस्सा एकदम गायब हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा सिंपल नहीं लगता। सवाल वाजिब है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर गहरी इमोशनल प्रॉब्लम को पल में मिटा दे, ऐसा नहीं है। तो फिर? लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली पैटर्न इंटरप्ट है। ये उस नेगेटिव इमोशनल पैटर्न को तोड़ता है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पैटर्न इंटरप्ट? हाँ, फिजियोलॉजी बदलने से बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, फोकस बदलने से दिमाग के सोचने का रास्ता बदलता है, लैंग्वेज बदलने से एक्सपीरियंस का मतलब बदलता है। ओके। छोटी मोटी निराशा, बोरियत या हल्की फ्रस्ट्रेशन जैसी भावनाओं के लिए ये बहुत तेजी से काम कर सकता है। और गहरी भावनाओं के लिए? गहरी भावनाओं के लिए ये पहला कदम हो सकता है। ये आपको उस नेगेटिव स्टेट से बाहर निकलने में मदद करता है, आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति में लाता है जहां आप दूसरे समाधान सोच सकते हैं या मदद ले सकते हैं। ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की शुरुआत है। ये समझ में आता है। मतलब ये एक इंस्टेंट टूल है पैटर्न ब्रेक करने का। एग्जैक्टली। और ये जो इमोशनल कंट्रोल है, ये सीधे तौर पर रॉबिन्स के एक और बहुत बड़े सिद्धांत से जुड़ा है, दर्द और खुशी का सिद्धांत, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। हाँ, ये उनके काम का कोर है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की चाबी। उनका कहना है कि इंसान के हर एक्शन के पीछे दो ही मूल वजह होती हैं, दर्द से बचना और खुशी पाना। बिल्कुल, हम सब यही कर रहे हैं, जाने अनजाने। तो परमानेंट बदलाव लाने के लिए उनका नुस्खा सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। क्या है वो? पुरानी बुरी आदतों से बहुत ज्यादा असहनीय दर्द जोड़ दो, मैसिव पेन, और नई अच्छी आदतों से बहुत ज्यादा जबरदस्त खुशी जोड़ दो, इनक्रेडिबल प्लेजर। मिसाल के तौर पे ओवर ईटिंग, उसे सिर्फ वजन बढ़ने से मत जोड़ो। तो किससे जोड़ें? उसे जोड़ो गंभीर बीमारियों के खतरे से, कम एनर्जी से, कॉन्फिडेंस की कमी से, जिंदगी के मौके गंवाने से, मतलब गहरा असहनीय दर्द। राइट, उसको इमोशनली बहुत पेनफुल बना दो। हाँ, और दूसरी तरफ फिटनेस, उसे सिर्फ अच्छा दिखने से मत जोड़ो। उसे किससे जोड़ें? उसे जोड़ो असीम कॉन्फिडेंस से, भरपूर एनर्जी से, अपने चाहने वालों के साथ बेहतर टाइम बिताने की क्षमता से, यानी गहरी जबरदस्त खुशी, इंटेंस प्लेजर। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रह जाता है ना। नहीं, ये हमारे दिमाग के जो न्यूरो एसोसिएशंस हैं, जो कनेक्शंस हैं, उनको बदलने के बारे में है। वायरिंग बदलने जैसा है। न्यूरो एसोसिएशंस? हाँ, इसी को रॉबिन्स न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं, NAC। NAC, ये क्या है? इसमें होता यह है कि आप बार बार बहुत इंटेंस इमोशंस के साथ पुरानी आदत को जबरदस्त दर्द से
और नई आदत को जबरदस्त खुशी से लिंक करते हैं। तब तक जब तक कि दिमाग खुद ब खुद नई राह ना पकड़ ले, वो पुरानी आदत को देखते ही दर्द महसूस करे और नई आदत की तरफ खिंचे। मतलब सिर्फ सोचना नहीं है कि सिगरेट पीना बुरा है। नहीं, उससे इतनी तीव्र नेगेटिव भावनाएं जोड़नी है कि दिमाग उसे करने से कतराए। और वैसे ही नई आदत जैसे रोज एक्सरसाइज, उससे इतनी खुशी और गर्व जोड़ना है कि दिमाग उसे करने के लिए तरसे। ये तो दिमाग की कंडीशनिंग हुई। बिल्कुल, जिससे सही चुनाव करना आसान और नेचुरल लगे, विल पावर पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो ये अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि वो खुद ही सही दिशा में जाए। हाँ, ऑटो पायलट पर। और ये जो दर्द और खुशी की प्रोग्रामिंग है, ये हमारे मूल्यों यानी वैल्यूज और जीवन के नियमों यानी लाइफ रूल से भी जुड़ी होगी। बहुत ज्यादा। वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि हमारे लिए क्या पेनफुल है और क्या प्लेजरेबल। रॉबिन्स कहते हैं कि हम सब अपने पर्सनल वैल्यूज के क्रम, एक हायरार्की के आधार पर काम करते हैं। मतलब कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सही, जैसे किसी के लिए शायद सिक्योरिटी सबसे ऊपर हो, किसी के लिए एडवेंचर। हाँ, और अगर किसी के वैल्यूज उसके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, जैसे कोई तरक्की करना चाहता है पर आराम को ज्यादा महत्व देता है, तो वो अनजाने में खुद को ही रोकेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अंदर। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमें एक्टिवली उन्हें क्लियर करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो अपनी मनचाही जिंदगी के साथ अलाइन करने के लिए उनका क्रम बदलना चाहिए। वैल्यूज का क्रम बदलना, ये कैसे? ये एक कॉन्शियस चॉइस है। मान लीजिए अगर ग्रोथ आपकी टॉप वैल्यू नहीं है, लेकिन आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ग्रोथ को अपनी वैल्यू हायरार्की में ऊपर लाना होगा, उस पर फोकस करना होगा, उसे प्रायोरिटी देनी होगी। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसके अलावा रॉबिन्स रूल्स की बात करते हैं, वो नियम जो हमने खुद के लिए बना रखे हैं कि हम कब खुश महसूस करेंगे, कब सफल, कब प्यार महसूस करेंगे। अच्छा, जैसे कई लोगों के नियम बहुत मुश्किल होते हैं। मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास एक्स अमाउंट पैसा होगा, या मैं तभी सफल माना जाऊंगा जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा। हाँ, ऐसे नियम तो बहुत होते हैं। ये नियम अक्सर हमें दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रखते हैं, क्योंकि वो खुशी को किसी बाहरी चीज पर या भविष्य पर टिका देते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि इन नियमों को फिर से लिखने की जरूरत है। कैसे नियम होने चाहिए फिर? नियम ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूरा करना हमारे कंट्रोल में हो, जो हमें रोज खुशी महसूस करने दें, जो हमें सशक्त करें, ना कि निराश। जैसे मैं तब खुश महसूस करूंगा जब मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, या मैं तब सफल महसूस करूंगा जब मैं कुछ नया सीखूंगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। हाँ, ये खुशी और सफलता को सफर का हिस्सा बनाता है, ना कि कोई दूर की मंजिल। तो अपने वैल्यूज को समझना और अपने रूल्स को बदलना, ये सब सीधे तौर पर हमारी आदतों और कंडीशनिंग को प्रभावित करता है। बिल्कुल, वैल्यूज और रूल्स ही हमारी आदतों को ड्राइव करते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, वो रोजमर्रा की अच्छी आदतों और अनुष्ठानों, रिचुअल्स का नतीजा है। सही, कंसिस्टेंसी। वो अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं। रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब है असल में? अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने का मतलब है आप अपने जीवन के हर एरिया में, हेल्थ, रिश्ते, करियर, कमाई, क्या मिनिमम एक्सेप्ट करेंगे और क्या बिल्कुल नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर तय करना। ओके, एक लाइन खींचना। हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा या उम्मीद नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक फैसला है कि अब से मैं इससे कम पर समझौता नहीं करूंगा। जैसे मैं अब रोजाना जंक फूड नहीं खाऊंगा, ये एक स्टैंडर्ड हो सकता है। या मैं अपने रिश्तों में अब किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड तय करना काफी नहीं है, उसे मेंटेन करना असली चुनौती है। हाँ, वही तो। इसीलिए रॉबिन्स कहते हैं कि इन ऊंचे स्टैंडर्ड्स को रोजमर्रा के अनुष्ठानों या पक्की आदतों से सपोर्ट देना जरूरी है। ये आदतें ही उन स्टैंडर्ड्स को हकीकत बनाती हैं। और यहीं पर शायद वो NAC, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, फिर से काम आती होगी। बिल्कुल, परफेक्ट कनेक्शन है। स्टैंडर्ड तय करना पहला कदम है, कंडीशनिंग ये सुनिश्चित करती है कि आप उन स्टैंडर्ड्स पर टिके रहें, खासकर जब मुश्किल हो, जब मोटिवेशन कम हो। तो NAC आदतों को ऑटोमेटिक बनाती है। हाँ, NAC जैसी तकनीकें दिमाग को उन नई सशक्त आदतों को अपनाने के लिए रीवायर करने में मदद करती हैं, जो आपके ऊंचे स्टैंडर्ड से मैच करती हैं। यह सिर्फ जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस और इमोशनल इंटेंसिटी, वही दर्द और खुशी का इस्तेमाल करके उसे ऑटोमेटिक बनाने के बारे में है। जब आदत ऑटोमेटिक हो जाती है तो रोज विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, वो आपकी नॉर्मल बन जाती है।
ये सारे अंदरूनी बदलाव, फैसले, विश्वास, भावनाएं, आदतें, स्टैंडर्ड्स, इनका असर फिर बाहरी दुनिया पर भी तो पड़ता होगा, खासकर हमारे रिश्तों पर। बिल्कुल, शायद सबसे ज्यादा असर रिश्तों पर ही पड़ता है। रॉबिन्स मानते हैं कि जीवन की क्वालिटी हमारे रिश्तों की क्वालिटी के बराबर होती है। हाँ, ये उनकी एक और फेमस लाइन है। तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, गहरे इमोशनल कनेक्शन बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और वे सिर्फ पर्सनल रिश्तों की बात नहीं करते। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिल्डिंग कितनी जरूरी है, इस पर भी जोर देते हैं। और एक और चीज जिस पे वो बहुत जोर देते हैं, वो है योगदान, कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये उनके फिलॉसफी का शायद सबसे ऊंचा लेवल है। उनका मानना है कि सच्ची खुशी और जीवन में मीनिंग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने से नहीं मिलता, बल्कि अपने से बड़े किसी मकसद के लिए योगदान देने से मिलता है। गिविंग बैक। ये सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस इम्प्रूवमेंट का इस्तेमाल दुनिया में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए करने के बारे में है। जब आप ग्रो करते हैं तो आपके पास देने के लिए और ज्यादा होता है। इससे गहरा सवाल उठता है कि व्यक्तिगत सफलता का असली मकसद क्या है, अगर वो दूसरों की मदद नहीं करती। बिल्कुल, ये पर्पस की तलाश है, बियॉन्ड सेल्फ। ये योगदान वाला विचार वाकई काफी सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में ये सब जीवन में मास्टरी हासिल करने की तरफ ले जाता है, जिसमें एक बड़ा एरिया है फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, फाइनेंशियल मास्टरी। रॉबिन्स के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम भी सही फैसले लेने, अनुशासन रखने और लेवरेज मतलब अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने में मास्टरी हासिल करने से आती है। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हमने बात की। डिसीजन, बिलीफ्स, स्टैंडर्ड्स, स्ट्रैटेजी फाइनेंस पर भी लागू होते हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रॉबिन्स उठाते हैं। क्या? वो साफ करते हैं कि पैसा अपने आप में खुशी की गारंटी नहीं है। बहुत से अमीर लोग दुखी होते हैं। हाँ, ये तो हम देखते हैं। सच्ची दौलत उनके हिसाब से अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है, फ्रीडम। और सच्ची फुलफिलमेंट वो आती है लगातार ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन से, विकास करने और योगदान देने से। तो पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। फाइनेंशियल मास्टरी इस आजादी और योगदान को पॉसिबल बनाने का एक पावरफुल टूल है। लेकिन ये अपने आप में एंड गोल नहीं है। ये उस बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करते हैं। वाव! तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अवेकन द जायंट विदिन से कुछ मेन एक्शन पॉइंट्स क्या निकलते हैं? हाँ बिल्कुल, की टेकअवेज। पहला तो अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करें। तय करें कि आप लाइफ में क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। नो मोर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से बदलें। और उन्हें इमोशनली कंडीशन करें। तीसरा, दर्द और खुशी के सिद्धांत का इस्तेमाल करें। पुरानी आदतों से मैसिव पेन और नई आदतों से इनक्रेडिबल प्लेजर जोड़ें ताकि बदलाव टिके। चौथा, नई पावरफुल आदतें बनाएं और उन्हें NAC जैसी तकनीकों से कंडीशन करें ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए। रिचुअल्स बनाएं। पांचवा, अपनी वैल्यूज को क्लियर करें, उन्हें अपने गोल्स के साथ अलाइन करें और अपने खुशी के नियमों को जांचें, जरूरत हो तो बदलें ताकि आप सफर को एंजॉय कर सकें। छठा, अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने के लिए ट्रायड फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज का एक्टिवली इस्तेमाल करें। इंस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट। और आखिर में अपने से परे देखें और योगदान करें, कंट्रीब्यूट करें। पर्पस ढूंढें। कुछ यादगार बातें भी हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे ये हमारे जीवन की घटनाएं नहीं हैं जो हमें आकार देती हैं, बल्कि उन घटनाओं के अर्थ के बारे में हमारे विश्वास है। हाँ, ये बहुत गहरा है। मीनिंग इज एवरीथिंग। और बेशक वो क्लासिक लाइन, निर्णय ही भाग्य को आकार देते हैं, डिसीजंस शेप डेस्टिनी। बिल्कुल, चॉइस हर पल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये किताब क्या है असल में? देखिए, अवेकन द जायंट विदिन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक तरह का रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट। ये सिखाता है कि परमानेंट चेंज सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन के भरोसे नहीं होता। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें हमारे फैसले, विश्वास, भावनाएं, वैल्यूज, रूल्स और आदतें सब एक साथ मिलकर काम करते हैं अलाइनमेंट में। एक और पावरफुल आइडिया जो पूरी किताब का सार है वो है, स्थायी परिवर्तन तब होता है जब आप न बदलने से असहनीय दर्द और अब बदलने से अत्यधिक खुशी को जोड़ते हैं। लिवरेज। हाँ, इमोशनल लिवरेज। तो ये किताब असल में एक कॉल टू एक्शन है, खुद पर मास्टरी हासिल करने का
उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने का और अंततः कंट्रीब्यूशन के जरिए अपने अंदर के उस जायंट को जगाने का आह्वान है। तो इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य संदेश निकल कर आता है वो बिल्कुल साफ है। बदलाव की ताकत हम सब के अंदर है। इंतजार कर रही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। टोनी रॉबिन्स हमें अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और एक पावरफुल माइंडसेट देते हैं। बिल्कुल, जिंदगी को होने देने की बजाय उसे डिजाइन करने की ताकत। ये जिंदगी को यूं ही बहने देने के बजाय एक्टिवली उसे मनचाहा आकार देने के बारे में है। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते कोई फाइनल थॉट? हाँ, शायद एक विचार छोड़ते हैं जो कंट्रीब्यूशन वाले आइडिया से जुड़ा है। ओके। सोचिए अगर किसी का भीतर का विशालकाय पूरी तरह से जाग जाए और वो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी की ऊंचाइयों को छू ले, तो योगदान के माध्यम से दूसरों की जिंदगी पर और शायद दुनिया पर इसका सबसे बड़ा पॉसिबल पॉजिटिव असर क्या हो सकता है। वाह, ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान का गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लहरों की तरह फैलकर कलेक्टिव गुड में, सामूहिक भलाई में योगदान दे सकता है। ये वाकई एक पावरफुल सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल।